तो अब मुझे इसमें एक बिज़नेस शुरू करना है एज अ एक्सटर्नल टीम मैंने बनाई। मैंने एक मैकेनिकल इंजीनियर मैं हूँ, या मैं एक मेडिकल पर्सन हूँ, नॉन मेडिकल हूँ, एक बिजनेस पर्सन हूँ। मैं वेबसाइट पे BIS की कैसे जा सकता हूँ, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड अगर मैं डाउनलोड करता हूँ क्या वो फ्रीली अवेलेबल भी हैं या नहीं, और उसमें कंपोनेंट्स की मैं क्या समझ सकता हूँ उससे, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट में और सुधार कर सकूँ। ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल जिस तरीके के वातावरण में हम काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहां लोगों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो व्यक्ति BIS की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी जानकारी जो है वो आम जनता के लिए एक्सेसिबल है। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन वो ऑन रिक्वेस्ट शेयर किए जा सकते हैं। तो जिसको, जैसे आपने कहा कि कोई स्टार्टअप या कोई और कंपनी कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहती है, उसकी मार्केटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, तो दे आर वेलकम। लेकिन उसके लिए उनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऑफिस में और जो निर्धारित कमेटी है उसके मेंबर सेक्रेटरी को लिखना पड़ेगा और अपना उद्देश्य बताना पड़ेगा कि क्या पर्पज़ है, अपनी बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी, और हम उससे जो भी उचित जानकारी होगी वो हम शेयर करेंगे। तो समय समय पर हमें ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आइसोलेशन में काम नहीं करता है। एक इंटरनेशनल संस्था है स्टैंडर्ड से रिलेटेड, ISO, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस यूरोप में स्वीडन में है। वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स निर्धारित करती है और BIS उसका एक मेंबर कंट्री है। हम अपने स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से और मैच करते हैं हम उनसे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जहां हमें लगता है कि हमसे बेहतर हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स का स्तर सुधारने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हमारे लिए एक बेंचमार्क के तौर पर काम करता है ISO का स्टैंडर्ड। हमारी जो सेक्शनल कमेटी है MHD 09, वो एक तरह की मिरर कमेटी है। ISO की 2 कमेटीज़ हैं, टेक्निकल कमेटीज़, ISO 168 और ISO 173। ISO 168 जो है वो ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक अप्लायंसेस से संबंधित है, और ISO 173 जो है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से संबंधित है। तो समय समय पर हम इन टेक्निकल कमेटीज़ के दिशा निर्देश को फॉलो करते हैं। और मैं ISO 173 जो टेक्निकल कमेटी थी, वर्किंग ग्रुप 12, उसका मैं कन्वीनर भी रहा। तो उस सिलसिले में मुझे उनकी कुछ इंटरनेशनल मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और उन मीटिंग्स में मैं भारत का पक्ष रख सका, जिसका उन्होंने बहुत सारा सराहना किया। और भी उसके अलावा WHO भी समय समय पर अपनी गाइडलाइंस और दिशा निर्देश जारी करता है। पिछले कुछ सालों से WHO बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इस चीज़ में, और उन्होंने एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स का जो मुहिम चलाया था, उसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी आगे फॉलो किया, और नीति आयोग ने भी उस प्रयास का समर्थन किया। तो भारत में एसेंशियल असिस्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी एक नेशनल लिस्ट बनी है, और इसको रिवाइज किया जाएगा आने वाले समय में, और इस NLEAP की भी बहुत सराहना हुई। सर, कितना ज़रूरी है किसी भी एक बिजनेस पर्सन या स्टार्टअप पर्सन के लिए, या मार्केट में जैसे कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसका स्टैंडर्डाइज होना, और हम कहते हैं कि लोगों में प्रोडक्ट पहुँचे, बट क्या वो यूज़र सेटिस्फाइड है, क्या उसकी नीड पूरी हो भी पाई है, तो स्टैंडर्ड्स का कितना बड़ा रोल है उसके? स्टैंडर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और वो संस्थानों द्वारा इन कंसल्टेशन विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तय किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और उनको फील्ड में भी टेस्ट किया जाता है। उसमें यूज़र्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम इन आइसोलेशन कोई भी स्टैंडर्ड बना देते हैं। हम टेक्निकल एक्सपर्ट जो हैं उनकी राय लेते हैं, उनको शामिल करते हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको हम असेस करते हैं कि उनमें क्या खामियां हैं। कई बार डिज़ाइन में कमी होती है जिसमें सुधार की गुंजाइश है। कई बार मटेरियल हमें और सर्च करना पड़ता है जो बेहतर हो सकता है। कई बार ड्यूरेबिलिटी इशू आ जाता है। कई बार एस्थेटिक्स का इशू होता है, क्योंकि जो चीज़ आप किसी पर्सन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं
वो उसको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अगर बहुत बाहरी चीज़ होगी वो इस्तेमाल आसानी से नहीं होगी, बहुत महंगी चीज़ होगी तो भी दिक्कत होगी। तो बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के तौर पर मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे सेक्शनल कमेटी में IITs और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी भी मेंबर्स हैं, तो उनकी हम समय समय पर राय लेते रहते हैं। और हमें कई बार कुछ नए प्रपोजल भी आते हैं कि हमने ये डेवलप किया है और हम चाहते हैं इसके लिए BIS की स्टैम्प ऑफ अप्रूवल हमें मिले, ताकि हम उसको वाइड स्केल पर इसको प्रचारित कर सकें। तो उसको हम अपनी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा असेस करवाते हैं और उनसे जो हमें रिपोर्ट मिलती है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ना तय करते हैं। और आई थिंक सर इंडिया में अगर ये तरीके से लोग फॉलो भी करेंगे तो एक एक्सपोर्ट कल्चर को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। मेड इन इंडिया की हमारी जो प्रधानमंत्री जी सर की बहुत समर्थन देते हैं हम उस मुहिम को। और अगर आप पूरा BIS का एनवायरनमेंट देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं BIS के द्वारा स्टैंडर्डाइज किए हुए जो दुनिया भर में मान्य हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। और सबसे पहले तो वो नेबरिंग कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे देश हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो भारत की तरफ आशा की निगाह से देखते हैं। और भारत का स्तर कई मामलों में बहुत ऊंचा है नेबरिंग कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो। और अपनी कंट्री में बनाने में बहुत सारे और लाभ भी हैं। इससे हमारा सर फख्र से ऊंचा होता है। हम लो कॉस्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और वोकल फॉर लोकल इस तरीके की जो मुहिम है वो बहुत ज़रूरी है कि दुनिया भर में अगर कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट है उसको हम देखते हैं कि कैसे लोकल एरिया में उसको बना सकते हैं, लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। और कॉस्ट जब कम होती है तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। कॉस्ट कम करने का मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी कम करेंगे। क्वालिटी कम किए बिना भी हम कॉस्ट कम कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बना सकते हैं। बहुत सारे स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये देखा गया है कि भारत अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें कि कितने लोगों को असिस्टिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, उसमें से लगभग 5 से 30% लोगों को ही ये मिल पा रहे हैं। यहाँ मैं व्हीलचेयर के तौर पर अगर किसी को बताऊं, जितने लोगों को अगर हम देखें व्हीलचेयर की आवश्यकता है तो 5% को मिल पा रही है, जो कि बहुत कम संख्या है। अगर हम लोकल बनाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करेंगे तो उसका प्रचार होगा, उसकी कॉस्ट कम होगी। और हमें कॉस्ट फैक्टर को भी देखना है। और उसमें IITs के सहयोग से नए डेवलपमेंट डिज़ाइन के साथ, BIS की स्टैंडर्डाइजेशन के साथ हम बहुत सारी चीज़ों की कॉस्ट कम कर पाए हैं। जो आर्टिफिशियल लिम्स पहले इंपोर्ट होते थे जिनकी कीमत लगभग 3 से 5 लाख हुआ करती थी, भारत में एग्रीमेंट करके उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के द्वारा हम उसकी कॉस्ट लगभग 20 गुना कम कर पाए हैं। और वो अच्छी क्वालिटी के आर्टिफिशियल लिम्स भारत में अब हम दिव्यांगजनों को उपलब्ध करा पाते हैं, क्योंकि एम्पुटेशन वाले रोगी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेनिफिशियरीज का जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने व्यूअर्स के लिए BIS की वेबसाइट कैप्शन में डाल दूंगा। आपको जो भी स्टैंडर्ड्स को देखना है वहाँ पे जाके आप सीधा डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो पब्लिक डोमेन में नहीं है स्टैंडर्ड्स, उसके लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं टू द मेंबर सेक्रेटरी।